संसद में आज पेश हुआ मोदी सरकार के कार्यकाल का अंतरिम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की बड़ी घोषणाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाली फिल्म रेखोली के प्रीमियर शो का किया शुभारंभ। फिल्म निर्देशक समेत सभी कलाकारों की सीएम धामी ने की प्रशंसा, खिंचवाई फोटो। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। धामी सरकार 6 फरवरी को विधानसभा में पेश करेगी विधेयक। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम धामी ने किया था वादा। नारी सशक्तिकरण और दृढ़ संकल्प की प्रतीक प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की पुण्यतिथि आज। सीएम धामी ने ट्वीट कर कहा, आपकी गौरवशाली उपलब्धि देश के लिए प्रेरणा। राजधानी देहरादून के निकट स्थित लक्ष्मण सिद्ध मंदिर ऋषि दत्तात्रेय के मंदिर को लेकर सीएम धामी ने किया ट्वीट। कहा 84 सिद्धों में से एक है ऋषि दत्तात्रेय मंदिर। भारतीय तटरक्षक बल के सभी जवानों को स्थापना दिवस की दी सीएम धामी ने बधाई और शुभकामनाएं। ट्वीट कर कहा, देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा में आपके द्वारा दिए गए बलिदानों को नमन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां 16 ब्रिटकुल स्थापना दिवस की कॉन्फ्रेंस होटल पैसिफिक में हुई कॉन्फ्रेंस और सीएम धामी ने सम्मेलन का वर्चुअल उद्घाटन किया है। सम्मेलन की थीम हिमालयी क्षेत्र में निर्माण पद्धति। सम्मेलन में सतपाल महाराज भी शामिल हुए हैं। लोक निर्माण विभाग सचिव पंकज पांडे भी मौजूद रहे हैं। अन्य ब्रिटकुल समिति के सदस्य भी मौजूद रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और सम्मेलन की थीम हिमालयी क्षेत्र में निर्माण पद्धतियां, यहां बातें सामने आई हैं। और सम्मेलन में सतपाल महाराज भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लोक निर्माण विभाग सचिव पंकज पांडे मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सम्मेलन में सतपाल महाराज भी शामिल हुए हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत ने इच्छा जताई है। अपने बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट देने की जताई इच्छा। वीरेंद्र रावत को मिलना चाहिए हरिद्वार सीट से टिकट और लंबे समय से पार्टी की कर रहे हैं सेवा। हरीश रावत की ओर से बड़ी बातें कही गई। पार्टी को अब देना चाहिए मुझे पुरस्कार। हरीश रावत की ओर से बड़ी बातें सामने आई हैं, जहां उन्होंने वीरेंद्र रावत को टिकट मिलने की बात कही और कहा कि पार्टी को अब मुझे पुरस्कार देना चाहिए। और वीरेंद्र रावत को मिलना चाहिए हरिद्वार सीट से टिकट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। देहरादून से खबर। पूर्व सीएम हरीश रावत ने इच्छा जताई है। उनकी ओर से अहम बातें कही गई और कहा गया कि पार्टी को अब मुझे पुरस्कार देना चाहिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम जानकारी, उन्होंने कहा कि वीरेंद्र रावत को मिलना चाहिए हरिद्वार सीट से टिकट। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। लंबे समय से पार्टी की कर रहे हैं सेवा। हरीश रावत की ओर से ये बड़ी बातें सामने आई हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। चारधाम के कपाट खुलने की तिथि अब दूर नहीं है। 14 फरवरी को तय होगी बद्रीनाथ कपाट खुलने की तिथि। केदारनाथ की तिथि 8 मार्च होगी तय और गंगोत्री यमुनोत्री धाम की तिथि अप्रैल में तय होगी। आधुनिक तकनीक से चलाई जाएगी चारधाम की यात्रा। सरकार का दावा पहले से बेहतर करने का स्थितियां को पहले से बेहतर करने का दावा सरकार की ओर से किया गया है। तो 14 फरवरी को तय होगी
ये कुछ अहम चीजें और केदारनाथ की तिथि को 8 मार्च तय किए जाने की बात सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम की तिथि अप्रैल में तय होगी और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, देहरादून से खबर। 4 धाम कपाट खुलने की तिथि अब दूर नहीं। तो 4 धाम कपाट खुलने की तिथि अब दूर नहीं और 14 फरवरी को तय होगी बद्रीनाथ कपाट खुलने की तिथि। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। केदारनाथ की तिथि 8 मार्च तय होगी। तो यह हम खबर आपको हम बता दें और गंगोत्री यमुनोत्री धाम की तिथि अप्रैल में तय होगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और देहरादून में 4 धाम कपाट खुलने की तिथि अब दूर नहीं। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। लक्सर व देहात में बदला मौसम का मिजाज, घने काले बादल छाए और रात से हो रही बारिश होने से ठंडक भी बढ़ गई है। किसानों को ओले पड़ने का डर भी सता रहा है। ओले पड़ने से फसलों को नुकसान भी हो सकता है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर ओले पड़ने से हो सकता है फसलों को नुकसान। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बारिश होने से ठंडक भी बढ़ गई है। और अगली खबर कोटद्वार से आपको हम बताते हैं। कोटद्वार से अहम जानकारी, जहां पर मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ है। देर रात से पौड़ी में रुक रुक कर बारिश हो रही है। पौड़ी के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी भी देखने को मिली है और मौसम बदलने से तापमान में भी गिरावट आई है। पौड़ी डैम ने अलाव की व्यवस्था के निर्देश भी दे दिए हैं। तो अब बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, कोटद्वार से खबर, मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ है। मौसम विभाग द्वारा जारी भारी बारिश की चेतावनी एक बार फिर से सटीक साबित हुई है। सरोवर नगरी नैनीताल में सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश के साथ ठंड ने भी दस्तक दे दी है। कोहरे और बारिश के चलते आम जन जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं नैनीताल पहुंचे पर्यटकों को बर्फबारी का इंतजार है। सुबह से हो रही बारिश और ठंड के चलते नगर के पर्यटक स्थल सुनसान पड़े हुए हैं। इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। वहीं नैनीताल पहली बार आउटिंग के लिए नैनीताल पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि बारिश के कारण उन्हें यहां आकर थोड़ी मायूसी जरूर हुई, क्योंकि वो ठीक से घूम फिर कर नहीं सके। लेकिन अगर हिमपात होता है तो उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। इसमें फॉल के लिए आया हूँ और वैसे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी ठंडक है और देखिए शाम तक होती नहीं होती है, मैं रुका हुआ हूँ। मौसम तो बहुत अच्छा है यार, बहुत है। मैं अक्सर आता रहता हूँ मेरा सर्दी में यहाँ पर, और ये हम लोग इधर घूम कर आए बाज़ार। बस थोड़ा यहाँ का मौसम का वही बर्फ़ का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग बर्फ़बारी देखने आए थे। अभी बर्फ़बारी तो होने नहीं, बारिश हो रही है, पर आकर लगा बहुत अच्छा रहा यहाँ पर। बारिश में भी मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है। यहाँ की मार्केट वगैरह में हम लोगों ने शॉपिंग करी है, बहुत अच्छा लग रही है।
और रुड़की में सेना की वर्दी पहने एक फर्जी फौजी अरेस्ट किया गया है। ये शख्स युवाओं को फौज में भर्ती कराने का झांसा देकर उनसे रुपए ऐंठ लेता था। रुड़की कोतवाली पुलिस ने एक फर्जी फौजी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये व्यक्ति फर्जी फौजी बनकर युवकों को आर्मी में भर्ती करने और ट्रेनिंग कराने के नाम पर पैसे लेता था। पुलिस ने फर्जी फौजी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस द्वारा जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने कहा कि वो बेरोजगार है, युवकों को सेना में भर्ती कराने का झांसा देकर पैसे लेता है। पुलिस द्वारा मनमोहन नाम के इस व्यक्ति को लोगों को धोखा देने की नीयत से आर्मी की वर्दी धारण कर धोखा करने के आरोप में धारा 140, 419 आईपीसी में गिरफ्तार कर लिया गया है। और अगली खबर आपको हम बताते हैं। गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्व मंत्री धीरेन्द्र प्रताप ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। कांग्रेस के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस नेता धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि उनके परिवार का अलग राज्य उत्तराखंड के निर्माण में अहम योगदान है। इस राज्य निर्माण की लड़ाई में उनके परिवार के कई लोग जेल गए, लिहाजा दूसरे लोग जो आज कांग्रेस से लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं उनको अपने गिरहवान में झांकना चाहिए और फिर गढ़वाल लोकसभा सीट से टिकट की मांग करनी चाहिए। मेरी दावेदारी तो सबसे मजबूत है। मैं कहता हूं जो उम्मीदवार टिकट मांग रहे हैं तराजू में बैठ जाएं। मुझसे ज़्यादा जेल गए हूं, मेरे परिवार के जो लोग उत्तराखंड आंदोलन में गए उनसे ज़्यादा जेल गए हूं। अगर मैंने एक दिन दिवाकर भट्ट को कहा था कि तुम अपने को फील्ड मार्शल कहते, मैं कहता हूँ तुम्हारे पिताजी का नाम है क्या है बताओ, तो नाम बताने से भूल गए। मेरी माँ का नाम सोनाता बदेला है। सन 78 में 71 लोगों को लेकर जेल गई थी। मेरे नाना का नाम महेश चंद शर्मा है, सन 78 में जेल गया था। मेरा चाचा विद्यासागर भारद्वाज जेल गया था। मेरे मामा सत्येंद्र जुयाल जेल गए थे। गिनाऊं कितने आदमी हैं, आओ ना कुर्बानी के अंदर। और अब तो मैं राजनीतिक रूप से भी 5 बार मंत्री रह चुका हूँ। हरीश रावत परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे हमारे आदरणीय कैबिनेट मंत्री धीरेन्द्र प्रताप जी, कैबिनेट तक मैं जा चुका हूँ, तो संसद में जाने में क्या कमी है। प्रशासन के लाख दावों के बावजूद अवैध खनन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। खनन माफिया बेधड़क दिन दहाड़ी जेसीबी से न सिर्फ नदियां बल्कि खेत खलिहानों को भी खोद रहे हैं। लक्सर के कई इलाकों में जेसीबी मशीनों के द्वारा धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। लक्सर के ही कुआंखेड़ा गांव में जेसीबी लगाकर खनन माफिया के द्वारा लगातार नदी से खनन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि खनन माफिया के पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों व कर्मचारियों से मिली भगत है, इसीलिए ग्रामीणों की शिकायत पर भी माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में दुर्घटनाएं भी हो रही हैं और वहीं सरकार को भी राजस्व का बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाली फिल्म रिखुली के प्रीमियर शो का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने फिल्म निर्देशक समेत सभी कलाकारों की प्रशंसा की और उनके साथ में फोटो भी खिंचवाई है। सीएम आवास देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में विशेष शो देखने के लिए फिल्म से जुड़े कलाकार, टेक्नीशियंस और परिजनों को बुलाया गया। सीएम ने कहा कि यह फिल्म उत्तराखंड के ग्रामीण परिवेश को बखूबी चित्रित करती है। विशिष्ट अतिथि फिल्म अभिनेता हेमंत पांडे फिल्म के अंतिम दृश्य के बाद बेहद भावुक नजर आए। आज भारतीय किसान यूनियन के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि किसानों का बहुत टाइम से करोड़ों रुपए सब्जी मंडी के आढ़तियों पर बकाया है, जो कि वो नहीं दे रहे हैं। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन ने फैसला लिया है कि सब्जी मंडी आढ़ती अगर 5 तारीख तक पैसा नहीं देते हैं तो प्रदेश के सभी किसान मिलकर 6 फरवरी से सब्जी मंडी देहरादून गेट पर तालाबंदी कर देंगे, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। इसमें सभी मंडी सचिव भी सम्मिलित होंगे। उनकी टालमटोली के द्वारा ही पैसा आढ़ती नहीं दे रहे हैं। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वो इन सब के खिलाफ धरना प्रदर्शन और तालाबंदी करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये जो मसला चल रहा, इसमें अगर हमारे किसान भाइयों के पैसे 5 तारीख तक शाम तक नहीं आए, 6 तारीख में सुबह ही
10 बजे सब्जी मंडी निरंजनपुर देहरादून का गेट बंद होगा, और जब तक पैसा नहीं आएगा, जब तक कमीशनखोरी भ्रष्टाचारी इनकी बंद नहीं होगी, तब तक हम वहां से नहीं उठेंगे। पहले इस प्रदेश के किसान बैठेंगे, उसके बाद अन्य दूसरे प्रदेशों के किसान भी हमारे साथ आएंगे। हम पूरी तैयारी के साथ आज हम पत्रकार वार्ता के लिए आप लोगों के सामने तब आए। और अगली खबर है देहरादून से, जहां पर नगर निगम में बिलों के भुगतान की फाइलों को अब अनावश्यक रूप से नहीं रोका जाएगा। हर अनुभाग को भुगतान संबंधी फाइलों का निपटारा 3 दिन के भीतर करना होगा। इसके साथ ही बिल भी प्रस्तुत होने के बाद तत्काल बिल की 50% राशि जारी करनी होगी। नगर निगम के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि वेतन भुगतान में देरी के बाद डोर टू डोर कूड़ा उठाना कर्मचारियों के आंदोलन के बाद यह व्यवस्था लागू की है। ऐसा नहीं करने वाले अनुभागों को कारण बताओ नोटिस भी जारी होगा। इसके लिए हमने पिछले महीने से ही, जनवरी से ही यह व्यवस्था इंश्योर कर दी है कि जब भी फाइल आती है तो उसका मूवमेंट जितने भी स्तरों पर होना है, हर स्तर का टाइमलाइन निर्धारित कर दिया है। और यदि इसमें डिले मिलता है तो उस पर फिर जवाब मांगा जा रहा है। भोपाल के प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने उनके परिजनों से मुलाकात की है। विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड की मजबूत पैरवी करे। उन्होंने इस दौरान कहा कि अंकिता भंडारी केस में मदद करने वालों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर उत्पीड़न किया जा रहा है और केस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिवंगत अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने के लिए सड़कों पर उतरेगी और न्याय यात्रा निकालेगी। इस मौके पर विधायक विक्रम सिंह नेगी के साथ ही प्रेम बहुखंडी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद नेगी, उपेंद्र रावत उप्पी ने भी दिवंगत अंकिता भंडारी के माता पिता से उनके गांव में मुलाकात की है। प्रतापनगर के विधायक विक्रम सिंह नेगी जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कितनी सहानुभूति है हमारे परिवार की। पिछली बार भी आए तो उस दिन भी बारिश लेकर छाते लेकर आए, आज भी पहुँचे। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और 26 तारीख को मेरी मैसेज पर दबाव डाला गया। सुबह तो ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे 1 बजे करीब मैंने अपने हाथ पैर एकदम छोड़ दिए थे। अब मैंने कहा क्या करूँ। तब मैंने एम्बुलेंस बुलाई, उसके बाद फिर ICU पौड़ी में भर्ती कराया। तो ठीक दूसरे दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, पेट चलना शुरू हो गया, उल्टी होनी शुरू हो गई। तो इस तरह से और अभी तक मतलब हम ठीक की स्थिति में नहीं है। और दूसरी बात कि मैंने एक पाइट में सुना था, डॉक्टर साहब एस जो हैं वो कह रहे थे कि बिल्कुल नॉर्मल है। भाई जब आपने बीपी नापी तो कितनी निकली 159 निकली। वीआईपी के बारे में बीपी के बारे में उनको एक जगह निकली, जबकि उसको अमल वही होता है, क्योंकि उसको टेंशन हो जाती है, दबाव में आ जाती है, टेंशन होती है तो उसकी बीपी बढ़ जाती है। विधायक जी हैं विक्रम सिंह नेगी जी, उनका सेंसिटिविटी है कि वो बार बार यहाँ आ रहे हैं। और वो सिर्फ यहाँ आ ही नहीं रहे हैं, बल्कि लगातार इस केस के बारे में जानकारी ले रहे हैं। जो भी उनकी तरफ से हो पा रहा है उसको सहायता कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का अपना स्टैंड है कि हम हर बच्ची को न्याय दिलाएंगे। हम अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, उस पर हम लगातार लगे। जैसे हमें पता चला कि अंकिता की माता जी का स्वास्थ्य खराब है, तो हम लोग आज एक साधारण रूप में हम लोग एक ये पता लगाने आए थे कि उनका स्वास्थ्य का, उनका हालचाल पूछने के लिए। जहाँ तक सवाल है पहाड़ में जघन्य अपराध का, अंकिता बहन के साथ जो हुआ है, मैं ये चाहता हूँ कि भगवान किसी के साथ ऐसा न करे जैसा उनके साथ हुआ। और निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि हालिया रिपोर्ट जो NCB नेशनल क्राइम ब्रांच की जो रिपोर्ट थी, उसमें जो है आपने देखा होगा कि 907 मामले इस देवभूमि में बलात्कार के हो चुके हैं और 778 मामले आपने देखे हैं अपहरण के हुए हैं। तो आप ये बताइए देवभूमि हम किस तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? देखिए, उत्तराखंड में पहाड़ की बेटी के साथ और इस देवभूमि में जो अत्याचार और अन्याय हुआ है, ये पूरे उत्तराखंड को शर्मसार करने वाली घटना है। सीधे तौर पर बीजेपी के नेता का बेटा इसमें सम्मिलित है और अंकिता की मां ने वीआईपी का नाम भी उजागर किया है। तो ऐसे में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और न्याय को प्रभावित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है।
अगर प्रदेश की सरकार ईमानदार है तो जो भी लोग इस केस की पैरवी कर रहे हैं, जो मदद कर रहे हैं, परिवार जो लोग कर रहे हैं, उनके साथ लगातार कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है। एक की पत्नी का ट्रांसफर कर दिया, एक के बहन का ट्रांसफर कर दिया और एक पर फर्जी केस लगा दिया। लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार राज्य में यूसीसी को लागू करने को तैयार है। इस बार कयासबाजी नहीं बल्कि सरकार ने तारीख भी निर्धारित कर ली है और बताया जा रहा है कि 6 फरवरी को विधानसभा सत्र में सरकार विधेयक लाएगी और उत्तराखंड का विधानसभा सत्र 5 फरवरी से शुरू हो रहा है। वहीं सत्र से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 फरवरी को कैबिनेट की बड़ी बैठक भी बुलाई है और धामी ने साफ कर दिया है कि 2 फरवरी को यूसीसी के लिए गठित कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाली है और इसके बाद 3 फरवरी को कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी देने के साथ इस पर चर्चा की जाएगी और इसके बाद 5 फरवरी से शुरू होने जा रहे विशेष सत्र में यूसीसी के विधेयक को सरकार विधानसभा में पेश कर इसे पारित कराएगी। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने के वादा जनता से किया था। वहीं धामी सरकार ने 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था और इस समिति को बने मई 2024 में 2 साल पूरे होने वाले हैं और अब तक सरकार को इस समिति ने यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं सौंपा है। लेकिन अब क्या कुछ होने वाला है वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर किया जा रहा इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। धामी सरकार अपने वादे को पूरा करते हुए बस कुछ ही दिनों बाद यूसीसी को राज्य में लागू करने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि 2 फरवरी को यूसीसी के लिए गठित कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाली है और इसके बाद 3 फरवरी को कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी देने के बाद साथ ही इस पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद 5 फरवरी से शुरू होने जा रहे विशेष सत्र में यूसीसी के विधेयक को सरकार विधानसभा में लाएगी। बताया जा रहा है कि 6 फरवरी को विधानसभा सत्र में सरकार यूसीसी के विधेयक को पेश करेगी। 2 तारीख को कमेटी हमको अपना ड्राफ्ट दे देगी और ड्राफ्ट देने के बाद जो जरूरी उसके लिए औपचारिकताएं हैं, जो संवैधानिक कानूनी जामा पहनाने के लिए जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक भी आहूत की जाएगी, उसमें भी इस पर हमारी चर्चा होगी। उसके बाद 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र आहूत है और इस विधानसभा के सत्र में चूंकि विशेष रूप से सत्र बुलाया गया है और ये यूसीसी के निमित्त ही विशेष सत्र है और इस विशेष सत्र में इसको लाकर विधेयक के रूप में पारित करवाकर कानूनी रूप इसका दिया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने का वादा जनता से किया था। वहीं सीएम धामी ने 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था और इस समिति को बने मई 2024 में 2 साल पूरे होने वाले हैं और अब तक सरकार को इस समिति ने यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं सौंपा है। समिति की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि अब मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि 2 फरवरी को समिति यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी। वहीं विपक्ष ने बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही एक देश का एक कानून की स्थिति स्पष्ट करने की मांग करते हुए सरकार पर असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने और चुनाव में इसका लाभ लेने का प्रयोग लगाया गया है। देखिए, यूसीसी को लेकर के मुख्यमंत्री जी लगातार 2 साल से बयानबाजी कर रहे हैं। विपक्ष ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, यूसीसी कमेटी के चेयरमैन को पत्र लिखा। हमने कहा कि भाई उसका प्रपोजल क्या है, आप कम से कम हमें भी उपलब्ध कराइए, हम भी अपने सुझाव देंगे। और सरकार को ये साफ करना चाहिए कि यूसीसी में जो हमारे प्रदेश के आदिवासी हैं, जनजाति हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, उनकी समस्याओं का आपने समाधान किया, उनके कितने सुझाव लिए। जब प्रपोजल आएगा सदन के पटल पर हम उसको पढ़ेंगे, उसके बाद अपने सुझाव देंगे। लेकिन एक बात है जो सरकार को, भाजपा को साफ करनी चाहिए कि यूनियन सिविल कोड जो संविधान की भावना है उसके अनुसार एक देश एक कानून, अब उससे सरकार पलट गई है लगता। क्या हर राज्य का अपना सिविल कोड होगा, हर राज्य के स्तर पर इसे लागू किया जाएगा, या अगर केंद्र सरकार इसको लाएगी फिर राज्य के सिविल कोड का क्या मतलब होगा, ये देखना होगा। निश्चित रूप में देखिए, यूसीसी जो है
यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड सरकार जो है इस पर विगत कम से कम 2 वर्ष से इस पर जो है माथापीची कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बात कर रही है, न्यायविदों से भी बात कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो न्याय विभाग है उससे भी परामर्श कर रही है। जितने न्यायविद इस देश के अंदर बड़े से बड़े हैं, बुद्धिजीवियों से, उसके साथ साथ जो है आम जनता के व्यूज़ भी लिए हैं अनेक माध्यमों से। तो मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी का कल वक्तव्य आया था कि हम लोग इसको विधानसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं अगर सब कुछ ठीक रहा, पूरी तैयारी रही और उसमें किंतु परंतु कहीं पर भी कोई झोल नहीं दिखाई पड़ता है, तो निश्चित रूप में हम भी ऐसा हमको लग रहा है कि आगामी विधानसभा सत्र में यूसीसी भी सत्र में विधेयक लाया जा सकता है। कुल मिलाकर राज्य में एक बार फिर यूसीसी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। हालांकि मुख्यमंत्री धामी ने साफ कर दिया है कि इस महीने राज्य में यूसीसी लागू होने जा रहा है और यूसीसी के लिए गठित समिति 2 फरवरी को यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंपने जा रही है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सरकार इस विशेष सत्र में यूसीसी के विधेयक को पारित कराकर इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। वहीं यूसीसी लागू होने से पहले राज्य में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूसीसी के बहाने राज्य में धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।